सुमित्रा के दोनों बेटों की शादी एक ही दिन हुई। जहाँ उसकी बड़ी बहू अर्चना सरल स्वभाव की थी तो वहीं छोटी बहू अंकिता काफी चंट और चालाक थी। ऐसे ही समय बीता और दोनों बहुओं को उस घर में आए हुए 6 महीने बीत गए। अंकिता का पति जहाँ ठीक ठाक कमाता था तो वहीं अर्चना के पति की कमाई कुछ ज्यादा नहीं थी, इसलिए घर खर्च चलाने में अर्चना भी नौकरी करने लगी। अर्चना नौकरी करती थी और शाम को घर लौटती थी, इसलिए रात की रसोई का काम उसके हिस्से आया, जबकि दिन की रसोई अंकिता ने संभाली। एक रोज अर्चना सीधी ऑफिस से आई और रसोई में घुस गई। भाभी, आप अब आ रही हैं। आप जानती हैं ना सबको डिनर समय पर चाहिए होता है, लेकिन फिर भी आपने आने में देर कर दी। वो अंकिता आज ऑफिस में काम ज्यादा था इसलिए आने में देर हो गई। अंकिता बहू, बड़ी बहू अभी आई है, उसे 2 मिनट सांस तो लेने दे, पानी तो पीने दे। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ और सारे काम मैं ही करूंगी। ये भी तो इस घर की बहू है, तो इनका भी तो फर्ज बनता है ना घर के काम करने का। अच्छा भाभी, अब आप पहले बर्तन धो लीजिए, फिर रात का खाना बना लीजिए। वो क्या है ना, घर में कई सारे काम होते हैं, इसलिए मुझे बर्तन धोने का टाइम ही नहीं लगा। ठीक है, मैं कर लूंगी। थकी हारी अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। अंकिता बहुत चालाक थी। वो दिन की रसोई तो बनाती, लेकिन ज्यादातर बर्तनों का ढेर अपनी जेठानी के लिए रख देती। दोनों देवरानी जेठानी में काम बटा हुआ था। अर्चना के हिस्से में रात का काम था, इसलिए वो रात को घर आकर पहले दिन के बर्तन धोती, जिसके बाद रात के लिए सबका खाना तैयार करती, फिर बर्तन धोती, तब जाकर कहीं सोने जा पाती। लेकिन इन सब कामों में उसे रात के 12 बज जाते। फिर अगली सुबह नाश्ता बनाकर ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती। उसकी सास को अपनी बड़ी बहू पर तरस तो आता था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी खुद तबीयत ठीक नहीं रहती थी। लेकिन उन सब कामों में अर्चना को ऑफिस के लिए देर हो जाती थी और उसे अपने मालिक से डांट खानी पड़ जाती थी। क्या बात है अर्चना, आज तुम फिर लेट हो गई। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो अपने लिए दूसरा ऑफिस ढूंढ लो। हमें लेट लतीफ स्टाफ की जरूरत नहीं है। सॉरी सर, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर आगे से ऐसा हुआ ना तो मुझे तुम्हें निकालने में देर नहीं लगेगी। सबके सामने मैनेजर उस पर इस कदर चिल्लाया कि उसके आंसू निकल गए। फिर सारा दिन ऑफिस में काम करके घर आकर फिर रात की रसोई संभालो। अंकिता तो चालाक थी, उसने आसान सा काम पकड़ रखा था। वो दिन में दाल चावल उबालकर फ्री हो जाती, जबकि बेचारी अर्चना को डिनर में रात को 2-2 सब्जियां बनानी पड़ती। फिर पूरे परिवार के लिए भरी गर्मियों में 1-1 घंटा खड़े रहकर ढेर सारी रोटियां बनाओ, वो अलग। भाभी, मेरा ना आज डिनर में इस कोफ्ते की सब्जी के साथ पराठा खाने का मन कर रहा है, तो आप मेरे लिए तो पराठे ही बना देना। और हाँ, मेरा खाना मेरे कमरे में ही भिजवा देना। वो क्या है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो मैं अपने रूम में एसी में बैठकर ही खा लूंगी। ठीक है अंकिता, थोड़ा वेट करो, मैं लाती हूँ। अर्चना ने गर्मा गर्म पराठे अपनी देवरानी को जाकर दिए। एक रोज उसे तेज बुखार था। बड़ी बहू, तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तू ऐसा कर, तू सो जा, आज की रात की रसोई मैं देख लूंगी। नहीं माँ जी, आपकी तबीयत तो वैसे ही ठीक नहीं है, आप आराम करिए, मैं संभाल लूंगी। और वैसे भी कल संडे है तो मेरी छुट्टी है, तो सुबह थोड़ा ज्यादा देर तक आराम कर लूंगी। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। अंकिता अच्छे से जानती थी कि अर्चना की तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तब भी वो कभी उसकी मदद करने आगे नहीं आती। जहाँ अर्चना छुट्टी वाले दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, तो वहीं अंकिता को भी पूरे हफ्ते भर इसी दिन का इंतजार रहता। अगली सुबह, भाभी भाभी उठिए, आज आपकी छुट्टी है ना, तो सारा किचन साफ कर दीजिए। रसोई की अलमारियां और डिब्बे बहुत गंदे हो रहे हैं। बहू, ये काम तू किसी और दिन भी तो कर सकती है। बड़ी बहू को एक दिन की तो छुट्टी मिलती है, अब उसे आराम भी करने दे। हाँ, मुझे भी तो आज का ही दिन मिलता है। और भाभी, मुझे आज पार्लर भी जाना है, इसलिए साफ सफाई के बाद सुबह का नाश्ता, फिर दिन का खाना आप ही देख लेना, और रात की रसोई तो आपको संभालनी ही है। कुछ देर बाद अंकिता ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है और अर्चना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर दिन की रसोई बनाकर भी वो तैयार कर लेती है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने पर भी वो नहीं आती। फिर अर्चना ही उसके फोन पर फोन करती है, तो फोन एक आदमी उठाता है। देखिए, इनका एक्सीडेंट हो गया और सड़क पर खून से लथपथ पड़ी हैं। क्या? हे भगवान, आप मुझे बताइए, मैं अभी पहुंचती हूँ। अर्चना अपने जेठ और देवर के साथ उस जगह पहुंचती है। फिर सब मिलकर उसे अस्पताल ले जाते हैं। अंकिता के सर पर काफी चोटें आई थी, उन सब ने उसे अस्पताल पहुंचाया। देखिए, इनका काफी ज्यादा खून बह चुका है, हमें इन्हें खून चढ़ाना होगा।
हमें खून की जरूरत है। हाँ तो मैं तैयार हूं अपनी पत्नी को खून देने के लिए। हाँ, और जरूरत पड़ी तो मैं भी। देखिए, हमें सिर्फ ओ पॉजिटिव की ही जरूरत है। हाँ तो मेरा है ना ओ पॉजिटिव। आप मेरे शरीर से खून की एक एक बूंद ले लीजिए डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी देवरानी को कुछ नहीं होना चाहिए, उन्हें ठीक कर दीजिए। फिर अर्चना अपना खून देती है। डॉक्टर अंकिता का इलाज शुरू करते हैं। लगभग 6 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता है। फिर अगले दिन जाकर उसको होश आता है। जब उसकी आंख खुलती है तो अर्चना उसके पास ही बैठी थी। तभी उसके मोबाइल पर उसकी कंपनी के मैनेजर का फोन आ जाता है, जो अर्चना पर खूब गुस्सा करता है। अर्चना, ये क्या है? तुम आज भी ऑफिस नहीं आई? मेरी देवरानी की तबीयत खराब है सर, और जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। आप चाहे तो मेरी जगह किसी और को काम पर रख सकते हैं, मैं कहीं और नौकरी ढूंढ लूंगी। अंकिता सब कुछ सुन रही थी। जिस जेठानी पर उसने इतने अत्याचार किए, आज वही जेठानी उसके लिए अपनी जरूरत की नौकरी तक छोड़ रही थी। अंकिता को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वो अर्चना से माफी मांगती है, अर्चना भी उसे माफ कर देती है। कुछ ही दिनों बाद अंकिता घर लौट आती है, जहां अर्चना उसकी खूब देखभाल करती है और उसका ख्याल रखती है। 1 महीने में वो पूरी तरह ठीक हो गई। फिर अंकिता ने अपनी एक पहचान वाले से कहकर अर्चना की अच्छी कंपनी में नौकरी लगवा दी, जहां उसे हफ्ते में 2 दिन छुट्टी भी मिलती, साथ ही पैसे भी अच्छे मिलते। अब अंकिता अर्चना की पूरी तरह मदद करती और दिन के बर्तन भी खुद ही धोती, साथ ही रात की रसोई में भी जेठानी का पूरा हाथ बटाती। अब दोनों देवरानी जेठानी एक साथ खुशी खुशी रहती। आओ छोटी बहू, अंदर आओ, हमारे इस गरीब खाने में तेरा स्वागत है। नीलम अपनी छोटी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर के कमरे में ले आती है, जहां अंदर आते ही नीलम की छोटी बहू बबीता उस कमरे को चारों ओर से देखती है। ये देख उसकी सास नीलम उससे कहती है, क्या हुआ छोटी बहू, क्या देख रही हो? माँ जी, ये कमरा कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है? खैर, ये बताइए कि मेरा कमरा कहाँ है? शादी के रीति रिवाजों में मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। बहू, यही तेरा और तेरी जेठानी अनीता का कमरा है, तुम दोनों को अब यहीं रहना है। क्या माँ जी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मेरी अभी अभी नई नई शादी हुई है और हम दोनों देवरानी जेठानी एक ही कमरे में कैसे रहेंगी? तुम तो जानती हो बहू, हम लोगों की गरीबी, पूरे घर में यही एक कमरा है, इसलिए जो है उसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं तो खुद रसोई में खाट लगाकर सोती हूँ। बबीता मुंह बनाकर बैठ जाती है। शाम को उसकी जेठानी पानी लाकर उसे देती है और कहती है, ये लो बबीता, तुम्हारे लिए पानी, और कुछ चाहिए होगा तो कहना। फिर दोनों देवरानी और जेठानी अपने अपने पतियों के साथ एक ही कमरे में सो जाती हैं। कमरे के एक तरफ के बिस्तर पर जेठ जेठानी तो दूसरी तरफ देवर देवरानी सो जाते हैं। अचानक आधी रात को बबीता को गंदी बदबू आती है और उसकी आंख खुल जाती है। ये गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली कमरे में पॉटी करके चली गई हो। वो इधर उधर देखती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता। कुछ देर बाद उसकी जेठानी उठती है और जोर से गैस छोड़ती है। ओहो, तो ये सारा किया धरा इन्हीं का है। इन्होंने जरूर मूली के पराठे खाए होंगे। पराठे खाकर अब मेरा जीना मुश्किल कर दिया इन्होंने। कि जेठानी तो आइटम हम छोड़े जा रही है, उन्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही। हे भगवान, मैंने क्या क्या सोचा था कि मेरी सुहागरात ऐसी होगी। सुहागरात वाले दिन भी हो तो कुछ नहीं हो पाएगा, ऊपर से ये बदबूदार गैस और सूंघनी पड़ रही है। तभी जेठानी की आंख खुल जाती है और वो कहती है, अरे क्या हुआ देवरानी जी, तुम सोई नहीं? आप इतनी जहरीली गैस छोड़ रही हो, भला नींद किसे आएगी? ऊपर से मच्छर ये कानों में आकर गीत गुनगुना रहे हैं। तुम तो जानती हो देवरानी जी, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ऐसे में गैस होना आम बात है। चलो अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। देवरानी अपनी किस्मत को कोसती हुई सो जाती है। अगली सुबह बबीता की मुंह दिखाई की रस्म होती है। मोहल्ले की औरतें आती हैं। बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है। छोटी बहू, अब जैसे बड़ी बहू ने हमें खुशखबरी सुनाई है ना, वैसे तू भी सुना दे। क्या खाक खुशखबरी सुना दूं? शादी के पहले दिन से तो हम दोनों पति पत्नी अपने जेठ जेठानी के कमरे में सो रहे हैं, ऊपर से इन्हें खुशखबरी सुननी है। प्राइवेसी नाम की कोई चीज तो है ही नहीं यहाँ। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जेठानी अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ बबीता भी अपनी बहन से बात कर रही थी। लेकिन एक ही कमरे में होने के कारण दोनों एक दूसरे से फोन पर ठीक से बात नहीं कर पाती। ओफो, क्या मुसीबत है, अब तो फोन पर भी बात नहीं कर सकते। इतनी ही परेशानी हो रही है तो कमरे से बाहर आंगन में जाकर बात कर लो। मैं क्यों जाऊं आंगन में, आप जाकर बात कर लो बाहर धूप में खड़े होकर। ओफो, तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर जेठानी रसोई में खाना बनाने चली जाती है
और फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कमरा पूरी तरह बिखरा पड़ा है, सारा सामान यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। देवरानी जी, ये क्या है? आपने सारा कमरा फैला दिया और ये गीला तौलिया मेरे बेड पर ही डाल दिया, और ये कपड़े इस तरह क्यों रखे हुए हैं? जेठानी जी भूलिए मत, ये सिर्फ आपका कमरा ही नहीं बल्कि मेरा कमरा भी है, और मुझे अपने कमरे में कैसे रहना है इसके लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद गर्भावस्था में भी जेठानी सारे कमरे को अकेले ही साफ करती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और अब जेठानी की डिलीवरी का वक्त पास आ जाता है, इसलिए उसकी सास उसकी गोद भराई की रस्म रखती है, जिसके लिए अनीता शीशे के सामने खड़े होकर तैयार हो रही होती है, जिसे देखकर उसकी देवरानी कहती है, जेठानी जी अगर आपका श्रृंगार हो गया हो तो अब आगे से हट जाइए, मुझे भी तैयार होना है। गोद भराई मेरी है तो पहले मुझे अच्छे से तैयार होने दो, तुम बाद में हो जाना। ओफो, क्या मुसीबत है, जब से इस घर में आई हूँ तब से कमरा, बाथरूम, यहाँ तक कि शीशा भी एक, हर चीज एक ही एक है। ना जाने कब तक मुझे हर चीज के लिए ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ तो मैं कौन सा चैन से जी रही हूँ? पहले मैं कितने आराम से अपने कमरे में रहती थी, लेकिन जब से तुम आई हो मेरे कमरे का तो हुलिया ही बिगड़ गया है। सारा दिन गंदा करके रखती हो, रहती तुम भी हो लेकिन सफाई अकेली मैं ही करती हूँ। अच्छा, तो ये क्या सिर्फ आपका ही कमरा है? अरे मेरा भी इस पर उतना ही हक है जितना आपका। बातों ही बातों में दोनों की बहसबाजी इतनी बढ़ जाती है कि दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, और इन सब के चलते अनीता को गलती से धक्का लग जाता है, जिसमें वो पेट के बल गिरने वाली होती है कि तभी उसका पति नरेश आ जाता है और वो उसे संभाल लेता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम गिरने से बच गई, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। अगर अभी मेरा बेटा यहाँ नहीं आया होता तो चोट लगने के कारण इस नन्ही सी जान को कुछ भी हो सकता था। अरे तुम दोनों को अपना ना सही, आने वाले इस बच्चे के बारे में तो सोचना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि एक कमरा होने के कारण तुम्हें ये सब परेशानियां हो रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हाथापाई पर उतर आओ। कम से कम तुम लोगों को इतना तो समझना चाहिए कि अभी हम लोग गरीब हैं और अभी कमरा ले नहीं सकते, लेकिन मेरे दोनों बेटे सारा दिन मेहनत तो कर रहे हैं, धीरे धीरे वो कमरा ले लेंगे। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी। तभी बड़ा बेटा नरेश कहता है, आप सब चिंता मत कीजिए, हमने जमीन खरीद ली है और बहुत जल्द उसमें 3 कमरे भी बनवा देंगे। हाँ, हमने सोचा था घर बनने के बाद आप तीनों को सरप्राइज देंगे। आप लोग चिंता ना करें, अब हमारी परेशानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। ये सुनकर तीनों सास बहू बहुत खुश होती हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ घुलना मिलना शुरू कर देती हैं और उनके बीच एक कमरे को लेकर लड़ाई भी खत्म हो जाती है। कुछ दिन बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो जाता है और वो सब अलग अलग कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं।